नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हमारे चैनल आरूज टेल्स पर कुछ ऐसी कहानियां लेकर आया हूं जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए वेंडिगो और स्किनवॉकर जैसे प्राणियों की 3 कहानियां लेकर आया हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो या कोई भी कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप देश और दुनिया के किस कोने से हमारी कहानियां सुनने आए हैं। आपके इस छोटे से सपोर्ट से हमारी वीडियो को रीच मिलेगी जो हमें ऐसी और कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। वो मिशिगन की उन बेहतरीन गर्मियों में से एक थी जब हवा बिल्कुल गर्म होती है और आसमान नीले रंग का अनंत कैनवास लगता है। मैं 18 साल की थी, हाई स्कूल से नई नई निकली हुई और रोमांच के लिए तैयार। वैसे मेरा नाम एमा है। मैंने मिशिगन के ग्रामीण इलाके में पूरी जिंदगी बिताई है, लेकिन जंगल की खोज का जुनून अभी भी मुझे उत्तेजित कर देता है। वो वीकेंड खास था। मेरा बॉयफ्रेंड टोनी, मेरे बड़े भाई ब्रैड और हमारे कुछ दोस्तों ने तय किया कि हम कैंपिंग पर जाएंगे। टोनी के माता पिता के पास लिंगटन में एक पुराना केबिन है जो जंगल के बीचों बीच और एक प्राइवेट झील के किनारे बना हुआ है। वो हमारी पनाहगाह जगह थी, जहां से निकटतम पड़ोसी भी मीलों दूर था। हमने अपने बैग्स में इतने स्नैक्स भर लिए कि एक सेना का पेट आराम से भर सके, और वो सब सामान भी डाल लिया जो सिर्फ हमारे जैसे किशोर ही ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। मैंने अपने अंदर उत्साह महसूस किया। मैंने अपनी पसंदीदा हुडी, कुछ जीन्स और मेरे घिसे पिटे स्नीकर्स बैग में डाले। टोनी मनोरंजन का सामान लाने के लिए जिम्मेदार था। एक कूलर जो ड्रिंक्स से भरा था और इतना वीड कि पूरे वीकेंड चल जाए। हम टोनी के खस्ता हालत वाले ट्रक में सवार हुए, जिसकी पीछे की सीट कैंपिंग गियर से भरी हुई थी, और रवाना हो गए। यात्रा में जोरदार संगीत, बेसुरे गाने और हंसी का मिश्रण था। ब्रैड, जो मेरे बगल में बैठा था, अपने हमेशा के शांत स्वभाव में था, अपने विचारों में खोया हुआ। केबिन वैसा ही था जैसा मुझे याद था। जंगल के बीचों बीच स्थित वो पुराने समय के एक अवशेष की तरह खड़ा था। हमने सामान उतारा और धूल भरे पुराने कमरों में अपनी अपनी जगह बना ली। वहां कोई फोन नेटवर्क नहीं था, और यही इस ट्रिप की खासियत थी। वहां सिर्फ हम और प्रकृति थे, कोई डिजिटल दुनिया नहीं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सके। जैसे ही सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग गया, हमने अपनी बोनफायर जलाई। आग की चटकती आवाज, जलती लकड़ी की गंध और शाम की ठंडी हवा में उसकी गर्माहट मनमोहक थी। हम इकट्ठे हुए, मार्शमैलो भूने और ढेर सारी कहानियां साझा की। वो उन पलों में से एक था जब आप चाहते हैं कि समय यहीं रुक जाए। ब्रैड, जो हमारे आने के बाद से असामान्य रूप से चुप था, कुछ अजीब लग रहा था। मैंने उसे कोहनी मारी, मजे में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुरा दिया और आग की तरफ घूरता रहा। मुझे पता था कि उसके मन में कॉलेज शुरू होने को लेकर बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन मैं चाहती थी कि वो सिर्फ एक रात के लिए खुलकर मस्ती करे। जैसे जैसे रात गहराई, हमारी बातचीत भी गहरी होती गई। हमने अपने सपनों, अपने डरों और हमारे सामने पड़े रोमांचक और अनिश्चित भविष्य के बारे में बात की। आग की रोशनी में, हमारे ऊपर टिमटिमाते तारों के नीचे मुझे शांति और अपनापन महसूस हुआ। मुझे नहीं पता था कि ये शांति अब टूटने वाली थी और हमारी छोटी सी रोमांचक ट्रिप एक बुरे सपने में बदल जाएगी। लेकिन उस पल के लिए हम सिर्फ किशोर थे, बिना किसी चिंता के हंस और जी रहे थे। वो वैसी ही रात थी जो यादें बनाती है, वैसी जिसे आप मुड़कर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। और जैसे ही मैंने अपने दोस्तों को देखा, उनके चेहरे आग की रोशनी से जगमगा रहे थे। मैंने उस पल, उस रात और उस जंगली खूबसूरत जीवन के लिए आभार महसूस किया। आग चटकती और फूटती रही, रात के आसमान में चिंगारियां नाचती रहीं। हम 6 लोग उसके चारों ओर बैठे थे, ठंडी रात की हवा में उसकी गर्माहट का आनंद ले रहे थे। मुझे याद है कि मैंने सोचा कि आग की रोशनी ने सब कुछ कितना अंतरंग और वास्तविक बना दिया था। हवा में हंसी भर गई जब हमने कहानियां साझा की और एक दूसरे को चिढ़ाया। वो वैसी ही रात थी जैसी फिल्मों में दिखाई देती है, पूर्ण और निश्चिंत।
टोनी अपने तत्व में था, हमें अपने हास्यास्पद इंप्रेशन से मनोरंजन करा रहा था, जबकि बाकी लोग लकड़ी के लट्ठों और अस्थायी सीटों पर आराम कर रहे थे। शराब ने हमारे सिर को हल्का और हमारे दिल को और हल्का कर दिया था। मैंने अपनी ड्रिंक पी, अपने शरीर में गर्माहट फैलते हुए महसूस की। ये उन दुर्लभ पलों में से एक था जब सब कुछ बिल्कुल सही लगता है। लेकिन फिर मैंने ब्रैड को देखा। वो आमतौर पर पार्टी की जान होता था, लेकिन उस रात वो कुछ अलग था, दूर और चुप। मैंने उसे कई बार कोहनी मारी, उसे मस्ती में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुश्किल से ही प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखें जंगल में किसी चीज पर टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर एक तीव्रता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो सब कुछ असहज करने वाला था। ब्रैड, क्या हुआ? मैंने पूछा। फिर मैंने उसकी नजरों का पीछा करते हुए आग की रोशनी से परे अंधेरे में देखा। जंगल घना और अंधकारमय था। रहस्य और छाया की एक दीवार थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कम से कम मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस देखता रहा। दूसरों का ध्यान भी उसकी ओर आने लगा और माहौल बदल गया। हंसी खत्म हो गई, जिसकी जगह एक बढ़ती हुई बेचैनी ने ले ली। टोनी ने माहौल को हल्का करने के लिए एक मजाक करने की कोशिश की, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। अब हम सभी ब्रैड को देख रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उसका ध्यान किस चीज पर था। और फिर मैंने उसे देखा। पहले मुझे लगा कि वो एक कुत्ता है। अंधेरा होने के बावजूद उसकी रूपरेखा दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी आंखें एडजस्ट हुईं, मुझे एहसास हुआ कि वो एक कुत्ते से कहीं बड़ा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। दोस्तों, क्या तुम लोगों को वो दिखाई दे रहा है? मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वो प्राणी जो भी था, असामान्य रूप से स्थिर खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो हमें वैसे ही देख रहा था जैसे हम उसे देख रहे थे। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वो कोई साधारण जानवर नहीं था। उसके खड़े होने का तरीका, उसका आकार, सब कुछ बहुत अजीब था। अचानक वो 2 पैरों पर खड़ा हो गया। तभी दहशत फैल गई। वो कोई कुत्ता नहीं था, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। वो कम से कम 6 फीट ऊंचा था। उसकी आंखें अंधेरे में हल्की सी चमक रही थीं। हम सभी ने उसे देख लिया और आसपास की हवा हमारे हांफने और बड़बड़ाने की आवाजों से भर गई। उस प्राणी की पूंछ का न होना एक और डरावना विवरण था जिसने हमें और भी ज्यादा परेशान कर दिया। टोनी के दोस्त मार्क ने एक अजीब सी आवाज निकाली, आधी हांफती हुई, आधी सिसकती हुई। वो क्या है? टोनी ने धीरे से कुछ बड़बड़ाया, कुछ ऐसा कि उसकी पूंछ नहीं है। ब्रैड की आंखें फैली हुई थीं। आग की रोशनी में उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो मुझे जितना डरा हुआ दिख रहा था, उतना मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, और ये चीज मुझे और भी ज्यादा डरा रही थी। उस पल मेरे दिमाग से शराब का नशा उतर गया और एड्रेनलिन ने मुझे जगा दिया। मुझे अपनी दादी की सुनाई हुई कहानियां याद आईं, जंगल में घूमने वाले उन प्राणियों के बारे में जो न तो पूरी तरह से जानवर थे और न ही इंसान। उन्होंने उन्हें स्किन वॉकर्स कहा था। वो एहसास मुझ पर ईंट गिरने जैसा था। हम वास्तविक खतरे में थे, और जब वो प्राणी वहां खड़ा होकर हमें अपनी भेदती नजरों से देख रहा था, मैं जानती थी कि हमें वहां से भागना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम हिल पाते, इससे पहले कि हम समझ पाते कि हम क्या देख रहे हैं, उस प्राणी ने एक आवाज निकाली। वो एक चीख थी, लेकिन ऐसी चीख जैसी मैंने कभी नहीं सुनी थी। अलौकिक, सिहरन भरी, जिसने रात की खामोशी को चाकू की तरह चीर दिया। उस पल मैं जान गई, हमें भागना होगा। भागो, मैं चिल्लाई, और रात अचानक अराजकता में बदल गई। मेरा दिल मेरे कानों में धड़क रहा था, डर की एक तेज थाप की तरह। उस प्राणी की चीख अभी भी हवा में गूंज रही थी, एक स्तब्ध कर देने वाली आवाज जिसने हम सभी को जड़ बना दिया। लेकिन मेरी अपनी आवाज ने, जो सबको भागने के लिए चिल्ला रही थी, उस स्तब्धता को तोड़ दिया। हम भागे, एक दूसरे पर ठोकर खाते हुए केबिन तक पहुंचने की जल्दबाजी में। जंगल का अंधकार इतना घना था कि लग रहा था जैसे पेड़ हम पर गिर पड़ेंगे। मैं अपने दोस्तों की घबराई हुई सांसें सुन सकती थी, उनके पैरों की जमीन पर दौड़ने की आवाज सुन सकती थी। मैं अंधाधुंध भाग रही थी। ब्रैड आगे था, हमें रास्ता दिखा रहा था।
वो हमारी मातृभाषा में कुछ बोल रहा था, ऐसे शब्द जो मुझे समझ नहीं आए, लेकिन लग रहा था जैसे कोई प्रार्थना या विनती हो। उसकी आवाज मजबूत और दृढ़ थी, मेरे डर के बिल्कुल उलट। हम केबिन तक पहुंचे और मैंने अपने जीवन में कभी किसी दरवाजे के लिए इतनी राहत महसूस नहीं की थी। हम अंदर घुसे और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ब्रैड तेजी से हिल रहा था, सभी लाइटें बंद कर रहा था। खिड़कियों से आती चांदनी में उसका चेहरा एकाग्रता से भरा हुआ था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पाउच निकाला और उसकी सामग्री को अपनी हथेली में उंडेल दिया। वो दरवाजे की चौखट पर उसे छिड़कने लगा, फिर हर खिड़की पर यही दोहराया। फिर मुझे समझ आया, वो वही पाउडर था जो मेरी दादी अपने रीति रिवाजों में इस्तेमाल करती थी। ये तुम क्या कर रहे हो? टोनी ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। ये हमारी रक्षा के लिए है, ब्रैड ने बिना रुके जवाब दिया। ये बुरी आत्माओं को दूर रखता है। मैंने उसे देखा, मेरे अंदर विस्मय और डर का मिश्रण घुल रहा था। मुझे पता था कि हमारा परिवार गहरी मूल निवासी जड़ों वाला है, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ब्रैड हमेशा संशयवादी रहा था, वो पुरानी कहानियों पर हंसता था, लेकिन अब वो मंत्र पढ़ रहा था, अपनी आवाज स्थिर रखते हुए केबिन के चारों ओर घूम रहा था। बाकी सभी डर से सहमे हुए एक साथ बैठे थे, बोलने से भी डर रहे थे। हमारी आंखें चौड़ी थीं और ब्रैड पर टिकी हुई थीं। केबिन एक शरण स्थल जैसा लग रहा था, लेकिन साथ ही एक जाल जैसा भी। हम उस पल के लिए सुरक्षित थे, लेकिन वो प्राणी अभी भी बाहर कहीं अंधेरे में था। लगभग घंटों बाद ब्रैड ने अपना अनुष्ठान पूरा किया। उसने हमारे पिता की पिस्तौल निकाली, उसे जांचा और अपनी पहुंच के भीतर रख लिया। पिस्तौल को देखकर मेरे अंदर डर की एक नई लहर दौड़ गई। उस रात कोई नहीं सोया। हम चुपचाप बैठे रहे, रात की आवाजों को सुनते हुए, हर चरचराहट और सरसराहट पर चौंकते रहे। जो हुआ था, जो हमने देखा था, उसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। वो एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि वो एक भयानक सच था। जैसे ही सुबह की पहली किरण केबिन में घुसी, मैंने अपने दोस्तों को देखा। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, आंखों में सदमा साफ झलक रहा था। हम सभी उस घटना से बदल चुके थे। हमारी बेफिक्र कैंपिंग ट्रिप की मासूमियत गायब हो चुकी थी, जिसकी जगह एक कठोर, डरावनी हकीकत ने ले ली थी। मैं जानती थी कि हम वहां नहीं रुक सकते, हमें उस जगह से दूर जाना होगा। लेकिन जैसे ही हमने चुपचाप सामान पैक करना शुरू किया, मुझे लगा कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस चीज का हमने जंगल में सामना किया था, वो हमें इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। सुबह की पहली रोशनी केबिन की खिड़कियों से अंदर आई, हमारे थके हुए चेहरों पर एक विचित्र चमक बिखेरते हुए। रात की घटनाएं, अविश्वसनीय और डरावनी, अब एक बुरे सपने जैसी लग रही थीं। लेकिन सभी की आंखों में बसा डर मुझे बता रहा था कि वो सब सच था। मैं पहली थी जो हिली। पूरी रात ठंडे फर्श पर बैठे रहने से मेरा शरीर अकड़ गया था। ब्रैड अभी भी जाग रहा था, उसकी आंखें लाल और थकी हुई थीं। पिस्तौल उसकी गोद में पड़ी हुई थी। वो राख जो उसने छिड़की थी अभी भी दिख रही थी, हमारे साथ हुई दुस्वप्न की याद दिला रही थी। सुबह हो गई, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज तनाव से भरी हुई थी। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। केबिन में एक भारी खामोशी छाई हुई थी, वैसी जो तूफान के बाद आती है। हम सुरक्षित थे, लेकिन किस कीमत पर? टोनी अगला था जो हिला। वो उठा, अपने अंगों को खींचते हुए, चेहरे पर चिंता के निशान लिए हुए। हमें जाना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। किसी ने विरोध नहीं किया। हम सभी जानते थे कि अब हम वहां नहीं रुक सकते। सामान पैक करना एक मूक कार्य था। हम यंत्रवत हिल रहे थे, हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था। कल की हंसी और मस्ती अब एक दूर की याद लग रही थी। अब सिर्फ एक ही इच्छा थी, इस जगह से दूर होने की, इस हॉरर सीन से भागने की। जैसे ही हमने कार में सामान लादा, ब्रैड ने केबिन की ओर पीछे मुड़कर देखा। उसने कुछ फुसफुसाया, एक अंतिम विदाई या शायद एक और प्रार्थना। मैं उसके कंधों पर पड़े बोझ को देख सकती थी। उसने हमारी रक्षा की थी, लेकिन मुझे पता था कि वो सोच रहा होगा कि क्या हो सकता था। वापसी की यात्रा शांत थी। वो सड़कें जो कल तक रोमांच का वादा करती थीं, अब अशुभ लग रही थीं।
जैसे उनके मोड़ों और घुमावों में कोई रहस्य छिपा हो। जंगल की हर छाया अब डरावनी लगती थी। पेड़ों की हर सरसराहट एक संभावित खतरा लग रही थी। किसी मोड़ पर लड़कियों में से एक सारा ने खामोशी तोड़ी। वो क्या था? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ सच इतने डरावने होते हैं कि उन्हें जुबान पर लाना मुश्किल होता है। हम घर सुबह सुबह पहुंचे। सूरज ऊंचा और चमकीला था। जिस अंधेरे को हमने पीछे छोड़ा था उसके बिल्कुल उलट। मेरे माता पिता हमें इतनी जल्दी वापस देखकर हैरान थे, लेकिन उन्होंने विवरण नहीं पूछा। वो देख सकते थे कि कुछ गड़बड़ थी, लेकिन मैं इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं थी। हम में से कोई भी नहीं था। आने वाले दिनों में हम सभी ने अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश की, लेकिन कुछ बदल चुका था। हमारी युवावस्था की बेफिक्री की जगह एक असुरक्षा की भावना ने ले ली थी। अंधेरे के बारे में एक ज्ञान जो रोशनी के ठीक बाहर छिपा होता है। मैं अब भी उस रात के बारे में सोचती हूं, उस जंगल के प्राणी के बारे में सोचती हूं। मैंने कुछ शोध किया है, अपनी दादी से हमारे लोगों के लेजेंड्स के बारे में बात की है। उनका मानना है कि हमारा सामना एक स्किनवॉकर से हुआ था, अत्यधिक शक्तिशाली और एक खतरनाक प्राणी। वो कहती हैं कि हम जिंदा बच निकलने में भाग्यशाली थे। मैं उसके बाद कभी जंगल नहीं गई और शायद कभी नहीं जाऊंगी। कुछ अनुभव आपको हमेशा के लिए बदल देते हैं, अदृश्य लेकिन गहरे निशान छोड़ जाते हैं। वो वीकेंड एक मजेदार रोमांच होना चाहिए था, एक याद जिसे संजो कर रखा जाता। उसकी बजाय वो अज्ञात के प्रति सम्मान की एक सीख बन गया। दुनिया के उन रहस्यों के लिए जिन्हें अनदेखा ही छोड़ देना बेहतर है। मेरे दोस्तों के लिए हम कुछ मायनों में और करीब आ गए, लेकिन अब एक दूरी भी है, एक साझा आघात जिसे झेलना थोड़ा मुश्किल है। हम उस रात के बारे में बात नहीं करते, लेकिन वो हमारे बीच मौजूद है, एक मूक स्वीकृति उस डर की जिसका हमने सामना किया और उन अनकहे सवालों की जो हम सभी के मन में हैं। वो प्राणी क्या था? वो हमारे सामने क्यों आया? और क्या वो कभी वापस आएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मेरे पास नहीं हैं, शायद कभी नहीं होंगे। लेकिन मैंने सीख लिया है कि अज्ञात का सम्मान करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं। और कभी कभी सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वो है वहां से चले जाना और बच निकलने के लिए आभारी होना। निकोल अपने छोटे से जॉर्जिया शहर की ओर जाने वाली घुमावदार सड़क पर गाड़ी चला रही थी। डैशबोर्ड पर घड़ी की रोशनी 1 बजे का समय दिखा रही थी, जिसकी हल्की सी चमक कार के अंदर फैली हुई थी। वो अपने फोन से जुड़े हैंड्स फ्री सेट के जरिए बात कर रही थी। दूसरी तरफ इथन की आवाज की एक सुकून भरी मौजूदगी थी। यह उनकी रोज की आदत थी, जिससे वो ये सुनिश्चित करता था कि निकोल सुरक्षित घर पहुंच जाए। उस घुमावदार हिस्से के पास आ गई हूं, अब बस घर पहुंच ही गई हूं, निकोल ने कहा। उसकी नजरें सड़क के किनारे लगे घने जंगलों को देख रही थीं। तुम्हें पता है, मुझे यहां हमेशा थोड़ा डर लगता है, खासकर इतनी रात को। उसकी आवाज में एक अजीब सा मिश्रण था, आकर्षण और बेचैनी दोनों का। बचपन से भूत प्रेत की इतनी कहानियां सुनी हैं कि लगता है बस अब दिख ही जाएगा। ईथन मुंह दबाकर हंसा। उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी थी। तुम मेरे साथ बात कर रही हो, और जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि तुम घर के अंदर सुरक्षित हो, मैं कहीं नहीं जा रहा, चाहे कोई भूत प्रेत ही क्यों ना आ जाए। निकोल मुस्कुरा दी और फिर बोली, थैंक्स। बस पिछली रात जो हुआ था उसके बाद से ये सब मेरे लिए ज्यादा वास्तविक लगने लगा है। मैंने तुम्हें अभी तक सब कुछ नहीं बताया। लाइन पर एक पल की खामोशी छा गई और ईथन की आवाज गंभीर हो गई। तुम जानती हो कि तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो निक, जो भी हो हम मिलकर समझ लेंगे। निकोल की नजरें एक पल के लिए रियर व्यू मिरर पर पड़ी, मानो वो किसी अलौकिक चीज का दीदार करने की उम्मीद कर रही हो। लेकिन आज रात सड़क खाली थी और उसकी कार की लाइटें गीली सड़क पर पड़ रही थीं। मैं जानती हूं, बस पहले मुझे घर पहुंचने दो। जैसे ही वो एक और मोड़ पर पहुंची, हेडलाइट्स ने घने जंगलों के किनारों को रोशन कर दिया, जिससे सड़क पर लंबी लंबी छायाएं नाचने लगीं।
निकोल का अलौकिक चीजों में दिलचस्पी रखना हमेशा से उसका स्वभाव रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे सांस लेना उसके लिए स्वाभाविक था। वो देख लेती थी जो दूसरे नहीं देख पाते थे, वो महसूस कर लेती थी जो दूसरे नहीं कर पाते। ये एक गिफ्ट था, लेकिन उस पल में जब अंधेरा हर तरफ से उसे घेरता हुआ महसूस हो रहा था, ये एक बोझ जैसा लग रहा था। जैसे ही वो टॉपिक बदलने वाली थी, उसकी नजरें सड़क के किनारे हुई एक हलचल पर पड़ी। एक आकृति, धुंधली लेकिन बिल्कुल स्पष्ट रूप से बड़ी, उसकी दृष्टि के किनारे पर मंडरा रही थी। उसका दिल धड़कना भूल गया और उसने कार की गति धीमी कर दी। अंधेरे में बेहतर ढंग से देखने की कोशिश करने लगी। ईथन की आवाज ने उसे वापस खींच लिया। निक, तुम हो वहां? सब ठीक है ना? निकोल ने जवाब दिया, मैंने अभी कुछ देखा, समझ नहीं आ रहा कि वो क्या था। उसकी आवाज में तनाव था, जबकि उसने स्टीयरिंग व्हील को और मजबूती से पकड़ लिया। सड़क आगे से अब खाली थी, लेकिन वो डरावनी अनुभूति अभी भी बनी हुई थी, जैसे कोई पूर्व संकेत हो उस भयावह मुठभेड़ का जो उसका कुछ ही मिनटों आगे इंतजार कर रही थी। निकोल का दिल तेजी से धड़कने लगा जब सड़क के किनारे वो आकृति उसकी हेडलाइट्स की पूरी रोशनी में आ गई। उसने पहले उसे कोई बड़ा जानवर समझा, शायद एक भेड़िया, क्योंकि वो शुरू में झुकी हुई मुद्रा में था, लेकिन वो असल में बिल्कुल अलग था। करीब से देखने पर वो प्राणी झुका हुआ था, लेकिन जैसे ही कार की रोशनी उस पर पड़ी, वह धीरे धीरे अपनी पूरी लंबाई में खड़ा हो गया, कम से कम 7 या 8 फीट लंबा। उस प्राणी की आंखों ने रोशनी को पकड़ लिया, जिससे एक अप्राकृतिक चमक निकली जिसने निकोल की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसका शरीर विकृत रूप से मानवीय था, लेकिन उसके कंधों पर फर के पैच लदे हुए थे, जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा हो। नजारा इतना विचित्र, इतना अलौकिक था कि निकोल का पहला ख्याल ये था कि कहीं उसे ही कोई धोखा तो नहीं हो रहा। ईथन, यहां बाहर कुछ है, वो हकलाई। उसकी आवाज बड़ी मुश्किल से फुसफुसाते हुए सुनाई दी। वो एक भेड़िए जैसा दिख रहा था, लेकिन वो इंसानों की तरह खड़ा हो गया। उसके शरीर पर फर थे, जैसे कोई कंबल लपेट रखा हो। मुझे नहीं पता, ये सब कुछ किसी डरावनी फिल्म जैसा लग रहा है। ईथन की चिंता फोन के दूसरी तरफ से भी महसूस की जा सकती थी। बस गाड़ी चलाती रहो निक, रुकना मत, चाहे कुछ भी हो। निकोल ने सहमति में सिर हिलाया, भले ही ईथन उसे देख नहीं सकता था। कांपती सांसों के साथ उसने कार की गति बढ़ा दी। उसकी छोटी कार का इंजन विरोध करता हुआ सा लगा जब उसने उसे घुमावदार सड़क पर तेज चलाने की कोशिश की। उसकी नजरें अब सामने टिकी हुई थीं, रियर व्यू मिरर में पीछे देखने की इच्छा को दबा रही थीं। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने अभी जो देखा वो क्या हो सकता है। निकोल गाड़ी चलाती रही। उसके विचारों में उस दृश्य के मायने घूमने लगे। अलौकिक चीजों के प्रति उसकी संवेदनशीलता, सब कुछ एक डरावनी हकीकत में बदलता हुआ लग रहा था। लेकिन जब उसकी नजर अपने ही ड्राइववे पर पड़ी तो वो वापस हकीकत में आई। उसको सुरक्षा का एहसास होने लगा था, जो आज रात की डरावनी घटना से काफी बेहतर था। ड्राइववे में घुसते ही उसकी हेडलाइट्स ने आंगन को रोशन कर दिया और एक पल के लिए सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन तभी अचानक एक हरकत ने उसका ध्यान खींचा। उसके पिता की कार के पीछे से एक आकृति निकली। वो सड़क पर देखे गए उस प्राणी से बिल्कुल अलग थी। वो पीला या कहें धूल से सना हुआ था। उसका शरीर दुबला पतला और वो अप्राकृतिक ढंग से 2 पैरों पर चल रहा था। उसके हाथों में एक मृत जानवर जैसी कोई चीज थी। निकोल की सांसें अटक गईं। फोन उसके हाथ से थोड़ा सा फिसला जब उसने फुसफुसाते हुए कहा, ईथन, यहां कुछ और भी है। अपनी कार में जमी हुई निकोल ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था, जबकि उसकी सांसें छोटी और तेज हो रही थीं। हेडलाइट्स ने उस भूरे आदमी की विकृत आकृति को एक पल के लिए रोशन किया, इससे पहले कि वो उसके पिता की कार के दूसरी तरफ अंधेरे में गायब हो जाता। उसकी चाल झटकेदार और अप्राकृतिक थी, जैसे किसी अदृश्य डोर से खींची जा रही कोई कठपुतली हो। निकोल ने घुटती हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। ईथन, वो यहां है, ठीक मेरे घर पर, एक चलती फिरती लाश, वो कुछ उठाए हुए है। हे भगवान, वो एक मरे हुए जानवर जैसा लग रहा है। ईथन की आवाज उसके लिए एक जीवन रक्षक रस्सी की तरह थी,
जो उसके मन में छाई घबराहट को थामने की कोशिश कर रही थी। निकोल, मेरी बात सुनो, कार में ही रहो और बाहर मत निकलो, दरवाजे बंद कर लो। निकोल के हाथ लॉक बटन को टटोलने लगे और उसने एक निर्णायक क्लिक के साथ उसे दबा दिया, जिसकी आवाज खामोश कार में गूंज गई। वो अपनी सांसों को रोककर अंधेरे में उस जगह को देखने की कोशिश कर रही थी जहां वो प्राणी गायब हुआ था। क्या तुमने दरवाजे बंद कर लिए? क्या तुम सुरक्षित हो? ईथन के शब्द शांत थे, लेकिन वो उनके पीछे की चिंता को सुन सकती थी। हाँ, मैंने लॉक कर लिया है। मुझे नहीं पता कि अब क्या करूं ईथन। मुझे बाहर निकलने में डर लग रहा है, यहां रुकने में भी डर लग रहा है। निकोल की आवाज टूट गई जब उसने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। रात की वो डरावनी शांति हर तरफ से उसे दबोच रही थी। बस अभी वहीं रुको, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर इसका हल निकालेंगे, ठीक है? ईथन का आश्वासन स्थिर था, लेकिन निकोल मुश्किल से ही हां बोल पाई। उसकी नजरें पेड़ों के बीच के अंधेरे कोने पर टिकी हुई थीं, जहां से वो प्राणी कभी भी दोबारा दिखाई दे सकता था। मिनटों ने एक युग जैसा समय बना दिया। निकोल डर से स्तब्ध अपनी कार में बैठी रही। केवल उसकी अनियमित सांसें और बारिश की हल्की सी फुहार की आवाज सुनाई दे रही थी। वह चौंक गई जब उसके फोन ने धीमी सी बीप की आवाज की। बैटरी लो होने की चेतावनी जिसने उसकी पहले से ही तनावग्रस्त नसों पर और बोझ डाल दिया। ईथन, मेरा फोन डेड होने वाला है, निकोल ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ठीक है, सुनो, तुम्हारा फोन बंद होने से पहले तुम्हें घर तक दौड़ लगानी होगी। तुम पूरी रात कार में नहीं रुक सकती, समझी मेरी बात? ईथन की आवाज अब दृढ़ थी। निकोल ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं यह कर सकती हूं। तुम्हें बस दरवाजे तक भागना है, वो ज्यादा दूर नहीं है। मैं तब तक लाइन पर रहूंगा जब तक तुम अंदर नहीं पहुंच जाती। तुम मजबूत हो निकोल, तुम ये कर सकती हो। जितनी भी हिम्मत उसमें बची थी, उसे समेटते हुए निकोल ने भागने की तैयारी की। उसने कई गहरी सांसें लीं, खुद को दरवाजे तक भागने के लिए स्थिर किया। फोन पकड़े उसका हाथ कांप रहा था और उसकी नजरें अंधेरे में किसी भी हलचल का इंतजार कर रही थीं। ईथन ने उल्टी गिनती शुरू की। तैयार? 3, 2, 1। निकोल ने कार का दरवाजा खोला और पूरी ताकत से घर की ओर भागी। उसका दिल धड़क रहा था, मानो छाती से निकलने वाला हो जब उसने कार की सुरक्षा को छोड़ दिया था। वो आंगन में दौड़ती हुई गई। ठंडी रात की हवा उसकी त्वचा को चुभ रही थी और उसके पैर गीली जमीन पर पड़ रहे थे। हर कदम एड्रेनालिन और डर से भरा हुआ था। दरवाजा अब भी बहुत दूर लग रहा था, लेकिन ईथन की आवाज और सुरक्षित महसूस करने की तीव्र इच्छा ने उसे आगे धकेल दिया। जैसे ही वो पोर्च पर पहुंची, उसके कांपते हाथों ने चाबियों को ढूंढने की कोशिश की। उसकी सांसें अब घरघराहट भरी हो गई थीं। वो ईथन की आवाज सुन सकती थी, एक स्थिर प्रोत्साहन भरा स्वर, लेकिन वह धीमा लग रहा था क्योंकि उसका ध्यान अब सिर्फ लॉक पर केंद्रित था। कांपते हाथों से उसने चाबी डाली, घुमाई और दरवाजा खोलते हुए अंदर गिर गई। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, निकोल उससे सटकर खड़ी हो गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो फर्श पर बैठ गई। फोन अभी भी उसके कान से लगा हुआ था, जिसकी स्क्रीन अब लो बैटरी की चेतावनी दिखा रही थी। मैं अंदर हूं, उसने हांफते हुए कहा। उसकी आवाज में राहत और डर मिला हुआ था। शुक्र है, दरवाजा बंद करो निकोल और पूरा घर सुरक्षित कर लो। निकोल ने खुद को संभाला और तेजी से दरवाजे की चेन लगाई। उसकी हरकतें अब तेज थीं, जैसे बाहर के भयानक डर के खिलाफ अपने किले को मजबूत करने की जरूरत हो। उसने खिड़कियां चेक की, हर एक को बंद किया और पर्दे से ढक दिया। फोन पर लौटते हुए निकोल सोफे पर बैठ गई। उसका शरीर अभी भी इस पूरी घटना से कांप रहा था। सब बंद है, सब कुछ लॉक है। ईथन, मैंने जो देखा वो क्या था? वो चीजें क्या थीं? ईथन कुछ पलों के लिए चुप रहा। स्थिति की गंभीरता उस पर हावी हो रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन यह उन कहानियों जैसा लगता है जो तुमने मुझे सुनाई थी। शायद स्किनवॉकर या फिर वेंडिगो, क्योंकि तुम जहां रहती हो वहां। निकोल ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसका दिमाग वेंडिगो की उस कहानी की ओर भागा जो उसने पढ़ी थी। अंधकार और नरभक्षण से जन्मे वो प्राणी जो हमेशा भूखे रहते हैं, हमेशा शिकार करते रहते हैं। हो सकता है
जिस तरह से वो चला, उसका रूप और इस इलाके का इतिहास। शायद तुम सही कह रहे हो। अब निकोल बस यही चाहती थी कि भले ही कुछ पलों के लिए ही सही, पर वो फिर से सामान्य महसूस करे। मेरे सो जाने तक फोन पर रहो प्लीज। बिल्कुल, मैं यहीं हूं, ईथन ने आश्वासन दिया। उसकी आवाज अंधेरे कमरे में एक सुकून भरी मौजूदगी की तरह थी। जब निकोल सोफे पर करवट लेकर लेटी, चार्ज हो रहा फोन उसकी मुट्ठी में कसा हुआ था। वो ईथन की स्थिर सांसों को सुनती रही। मीलों दूर होने के बावजूद उसकी मौजूदगी ने उसे एक सुकून सा दिया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, रात की भयावह तस्वीरें उसकी पलकों के पीछे मंडराने लगीं। निकोल की उस भयानक मुठभेड़ के बाद की सुबह बाहर की दुनिया बदली हुई नहीं लग रही थी। सूरज निकला, शांत और सुकून भरे शहर पर रोशनी बिखेरते हुए। लेकिन कल रात का आतंक अभी भी निकोल के विचारों से चिपका हुआ था। उसने सुबह एक तरह की स्तब्धता में बिताई, कॉफी बिना पिए, ऑनलाइन आर्टिकल्स और स्थानीय इतिहास को खंगालते हुए कुछ भी ढूंढने की कोशिश में जो उन भयानक आत्माओं को समझा सके। उसकी खोज उसे कई किस्सों और पौराणिक कहानियों तक ले गई जो स्थानीय स्टेट पार्क से जुड़ी थीं। यह जगह विश्वासघात और भूतिया दृश्यों की कहानियों से भरी हुई थी जो निकोल के डर को और गहरा कर रही थी। ये सिर्फ जमीन नहीं थी जो प्रेतवाधित थी, ये एक इतिहास था जो उस मिट्टी में समाया हुआ था जिस पर वो रहती थी। डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ निकोल ने एक स्थानीय नेटिव अमेरिकन कल्चरल सेंटर से संपर्क किया। उसने अपने अनुभव बताए। उसकी आवाज अभी भी उन यादों से कांप रही थी। फोन के दूसरी तरफ व्यक्ति ने गंभीरता से सुना और फिर कहा, लगता है तुम्हारा सामना किसी ऐसी चीज से हुआ है जिसे समझने के लिए सामान्य ज्ञान से हटकर देखना होगा। निकोल के डर की पुष्टि करते हुए, लेकिन एक आशा की किरण भी देते हुए उन्होंने आगे कहा, मैं सलाह दूंगा कि तुम हमारे किसी बुजुर्ग से बात करो। वो हमारी परंपराओं और कहानियों का ज्ञान रखते हैं। शायद वो तुम्हारे अनुभवों पर कुछ रोशनी डाल सकें। उनका आभारी होते हुए निकोल ने एक बुजुर्ग से मिलने का समय तय किया। मुलाकात अगले दिन तय हुई, कल्चरल सेंटर में, जो शहर के किनारे पर उन जंगलों के पास था जो अब उसे बहुत खतरनाक लगते थे। कई घंटों तक उन्होंने उस जमीन के इतिहास, उस पर घूमने वाली आत्माओं और निकोल के अनुभवों के महत्व पर चर्चा की। बुजुर्ग ने संतुलन और सम्मान की बात की, अतीत और उसकी छाई हुई मौजूदगी को स्वीकार करने की बात की। उस बुजुर्ग ने उससे कहा, तुमने वो देखा है जो बहुत से नहीं देख पाते, और इस दृष्टि के साथ जिम्मेदारी आती है। इन अनुभवों से सीखो, खुद को सुरक्षित रखो, लेकिन समझने की भी कोशिश करो। हमारे पूर्वज मानते थे कि जागरूकता और सम्मान आध्यात्मिक दुनिया के साथ अस्तित्व में रह सकते हैं। निकोल इस मुलाकात से भारी लेकिन आशावादी दिल के साथ निकली। आने वाला सफर चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन अब वो अंधेरे में नहीं थी। ज्ञान और बुजुर्ग के समर्थन से लैस होकर वो अब किसी भी छाया का सामना करने के लिए तैयार थी। और शायद समय आने पर वो न सिर्फ इन आत्माओं से लड़ना सीखेगी, बल्कि उनकी कहानियों को समझेगी भी। मैं 23 साल का था और अरकानसस के ओजार्क्स के जंगलों में घूम रहा था। बिल्कुल सही कहूं तो मैं कुछ नए गियर का टेस्ट करने आया था, जिसके लिए मैंने महीनों से पैसे बचाए थे। जूते, एक टैक्टिकल वेस्ट, यहां तक कि एक मिलिट्री स्पेक गैस मास्क भी। वहां होना और अपने कुछ निजी प्रोटोटाइप्स को टेस्ट करना क्रिसमस जैसा था। मेरे पास मेरी नगेट छोटी राइफल भी थी, जो बड़े भालुओं के खिलाफ तो कुछ खास काम नहीं आती, लेकिन किसी सांप, आवारा कुत्ते या कूगर का दिन बर्बाद करने के लिए काफी थी। मेरे पास 2 क्लिप पेन मैगजीन भी थीं जो मैंने खुद बनाई थीं, और मैं उन्हें फील्ड में टेस्ट करना चाहता था। मेरे पास कुछ रोल किए हुए टारगेट्स, लूप्स में एक हल्का सा सर्वाइवल गियर, कंपास, टोपोग्राफिकल मैप, थर्मल ब्लैंकेट, एक्स्ट्रा अंडरवियर, रेडी टू ईट मील्स, कैंटीन और कैमल बैग, यानी मैं हर तरह के आक्रमण के लिए तैयार था। मैं जंगल में घूम घूम कर बहुत मजे कर रहा था। मास्क के फील्ड ऑफ व्यू को चेक करना, क्लिप एंड्स की विश्वसनीयता टेस्ट करना और सामान्य तौर पर आनंद लेना। मैं एक नाले के किनारे पहुंचा और तय किया कि अब गुरिल्ला टैक्टिक्स प्रैक्टिस करने का वक्त आ गया है। देर गर्मी या शुरुआती पतझड़ का मौसम था, इसलिए नाले में पानी का कोई खतरा नहीं था।
मेरे सामान को पसीने से ज्यादा नुकसान होने का डर था। सेफ्टी 3 बार चेक करने के बाद मैंने कुछ स्क्रीन स्लाइड्स और ऊपर की ओर दौड़ लगाई। फुल सर्वाइवलिस्ट गियर में ये सब करना कहने की जरूरत नहीं, मैं बहुत जल्दी हाँफने लगा। उस सूखे नाले में खड़े होकर हाँफते हुए मैंने अपनी पोजीशन चेक करने का फैसला किया, टोपोग्राफिकल मैप और कंपास की मदद से, ताकि घर का रास्ता तय कर सकूं। लेकिन तभी मुझे एक गंध महसूस हुई। पहले मैंने सोचा कि ये मेरे पसीने की दुर्गंध है, लेकिन वो बदबू जल्दी ही कुछ और बन गई। सड़न की एक गहरी लहर, जानवरों की मस्क की भारी गंध, कचरे की तीखी बांस, लहसुन जैसी तेज महक और स्कंक और प्याज के कीचड़ जैसी एक गाढ़ी गंध। मैं तुरंत अलर्ट मोड में आ गया। पाउच से एक एड्रॉल निकालकर खा ली ताकि फोकस बढ़े। राइफल से क्लिप एन निकाली, वो ठीक काम कर रही थी, लेकिन अगर मुझे कुछ शूट करना पड़ा तो मैं जाम होने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो गंध इतनी तेज थी कि मैं उल्टी करने ही वाला था। अब जो भी उस गंध का स्रोत था वो निश्चित रूप से हिल रहा था और मेरी तरफ बढ़ रहा था। भाड़ में जाए। मैंने अपना मास्क गर्दन से ऊपर खींचकर चेहरे पर लगा लिया। उससे थोड़ी मदद मिली, लेकिन मास्क जॉइंट्स पर 100% एयरटाइट नहीं था, इसलिए कुछ गंध अंदर आ ही रही थी। मैं धीरे धीरे नाले के किनारे चलता रहा, जहां ढलान सबसे कम थी, और ऊपर से टहनियों के टूटने या जानवरों की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहा था। मैंने साफ सुना कि ऊपर कुछ हिल रहा था, और वो आवाज मेरी राइफल के मुकाबले बड़ी लग रही थी। लगातार सूंघने, गुर्राने और पत्तों और छाल को कुचलने की आवाज आ रही थी, और उसके साथ वो गंध। मेरे दिमाग ने तुरंत बड़े भालू का ख्याल किया, और मेरा मतलब बहुत बड़े भालू से था। और मैं आपको ओजार्क्स के बड़े भालुओं के बारे में कुछ बताता हूं, सीधे मेरे पिताजी के मुंह से। मेरे पिताजी ओजार्क्स में 68 साल से रह रहे हैं, और इस दौरान सिर्फ 2 चीजों ने उन्हें हिलाकर रख दिया, पिता बनने की चुनौती और बड़े भालू। उनके मुताबिक 40s और 50s के बीच यहां के काले भालू लगभग खत्म हो गए थे, और इस स्थिति को ठीक करने के लिए ANRC, NRCS और आर्कानसा फिश एंड गेम कमीशन ने ओजार्क्स और वॉशिंगटन पहाड़ों में 250 भालू छोड़े। उनकी वेबसाइट कहती है कि वो सभी काले भालू थे। मेरे पिताजी कहते हैं कि ये बकवास है। उनके अनुसार वहां छोड़े गए भालुओं में से कई भूरे भालू थे। वो बचे खुचे स्थानीय भालुओं और दोबारा लाए गए काले भालुओं के साथ मिल गए। हाइब्रिड वाइगर नामक घटना के कारण उनके बच्चे माता पिता से भी बड़े और ज्यादा खतरनाक थे, और हां, वो बहुत फर्टाइल थे। जब मैंने उनसे सबूत मांगा तो वो पोर्च से उठकर ऊपर गए और एक मैनिला फोल्डर लेकर आए जिस पर बिग बियर लिखा था। उन्होंने कुछ पोलरॉइड निकाले और मुझे देखने को कहा। मैंने एक बड़ी काली भूरी चीज को कपड़ों की रस्सी के पास घूमते देखा। पिताजी ने मेरा ध्यान उस कपड़ों की रस्सी की तरफ खींचा जो हमसे लगभग 50 फीट दूर थी, 2 खंभों के बीच, जमीन से 5-6 फीट ऊपर। वही रस्सी फोटो में भी थी। उस चीज का कंधा रस्सी से थोड़ा नीचे था। मैंने बाकी फोटोज देखी। एक कचरे के डिब्बे में घुसा हुआ, दूसरा पेड़ों से ढका हुआ। सभी फोटोज थोड़ी धुंधली थीं, डिटेल कम थी, लेकिन मैं मान चुका था। मेरे पिताजी ने मुझे बड़े भालुओं से बचने के लिए 2 बातें बताई थीं। बड़े भालू बेवकूफ होते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो हमेशा नशे में रहते हैं। ये उन्हें दूसरे भालुओं से ज्यादा खतरनाक बनाता है क्योंकि वो आपसे डरते नहीं हैं। इसी वजह से उनमें से बदबू आती है और आप उन्हें दूर से ही सूंघ सकते हैं। अगर आपको बड़े भालू की गंध आए तो अंदर चले जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, लेकिन साथ में 12 गेज शॉटगन और कुछ गोलियां जरूर ले लो। अगर आपको बड़े भालू दिखे और आप घर पर ना हो या शॉटगन ना हो तो पेड़ पर चढ़ जाओ। वो आपसे तेज हैं, इसलिए भागने का कोई फायदा नहीं। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 23 साल बाद मैंने अपने पिताजी को किसी चीज में गलत साबित कर दिया था, आधा गलत। ओजार्क्स में कुछ ऐसा है जो मेरे पिताजी के बड़े भालू वाली तस्वीरों से मेल खाता है, लेकिन वो जो भी हैं, भालू तो बिल्कुल नहीं है। कहानी पर वापस आते हैं। मैं उस नाले में ही रुककर इंतजार करता कि वो चीज अपने रास्ते चली जाए, लेकिन पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी तिरछी होने लगी थी। मेरे पिताजी ने बड़े भालुओं को जितना डरावना बताया था, उसके बाद मैं रात के अंधेरे में एक पागल भालू के साथ फंसना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने नाले के दूसरी तरफ चढ़ने का फैसला किया।
मुझे कुछ बड़ी चट्टानों पर चढ़ना पड़ा और पहाड़ी के ढलान पर आधा खड़े आधा झुके हुए संतुलन बनाना पड़ा। लेकिन मैंने सोचा कि अगर कुछ भी हो तो ये उस चीज से बचाने के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा परत होगी। चढ़ते समय मैंने कंधे के ऊपर से उसकी कुछ झलकियां देखी थीं, लेकिन वो मेरी पहली साफ नजर थी। मैं बस देखता ही रह गया। जैसा कि मैंने पहले कहा था, वो कोई भालू नहीं था। वो भालू जैसा था, लेकिन भालू नहीं। मैं जीवन भर से साइंस फिक्शन का दीवाना रहा हूं और मेरी स्टेप मॉम ने मुझे बार्स गाइड टू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स भी दी थी। इसलिए जब मैंने पहली बार उस चीज को देखा तो मेरा दिमाग तुरंत चिल्लाया, ओह, ये तो एक सॉलिडर है। लेकिन वो सॉलिडर नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी सॉलिडर, ग्रिजली भालू और स्लॉथ ने किसी कबाड़ के ढेर पर थ्रीसम किया हो और ये पैदा हो गया हो। उसकी एक लंबी आगे निकली हुई थूथन थी, जैसे छोटी सूंड, बड़े कोणीय कंधे, मैनहोल कवर जैसे पैज जो गंदे उलझे फर से ढके थे, और एक फर वाले ब्लिम्प जैसा शरीर। उसका फर कोयले जैसा काला और गहरा भूरा था जो मैंने तस्वीरों में देखा था, और वो गंदगी और धूल के गुच्छों से भरा हुआ था। मैं उसे बहुत देर तक घूरता रहा, उसके हर डिटेल को समझने की कोशिश करता रहा, 2.5 मिनट तक, और किसी तरह उसने मुझे नोटिस नहीं किया। वो चीज सच में बेवकूफ थी। मुझे याद है कि मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। अगर इसने अभी तक मुझे नोटिस नहीं किया था और पत्थरीली घाटी से निकलने में उलझा हुआ था, तो शायद ये मेरे चुपके से भागने को भी नोटिस नहीं करेगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैंने उसी वक्त पात दिया। तभी वो एकदम से रुक गया। मेरी सांस रुक गई, मेरा दिल रुक गया। उस पल पूरे जंगल में सिर्फ मेरे पात की गूंज और उस चीज के दुर्गंध के हमले से मेरी नाक के छिलने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो धीरे धीरे मुड़ा, मेरी तरफ देखा, हवा को सूंघा और खड़ा हुआ, तो सब कुछ स्लो मोशन जैसा लगा। वो पूरे समय नीचे झुककर घूम रहा था। जिन्हें मैंने उसके कंधे समझा था, वो असल में उसकी कोहनियां थीं। वो बिना झुके अपने जूते के फीते बांध सकता था, लेकिन उसके पंजे शायद उसके एयर जॉर्डन्स को कुचल देते। वो कचरे के ढक्कन जितने बड़े थे। उसने फिर हवा को सूंघा और खांसी जैसी आवाज निकाली, या भौंकने जैसी, जैसे मुझसे कोई सवाल पूछ रही हो। वो आवाज थी गॉर्प। मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं, उसने यही आवाज निकाली थी। तो वहां था मैं, वो बेवकूफ जिसने अपने पिता की बात नहीं सुनी। वो अजीबोगरीब क्रिंज लॉर्ड जो चुपके से भागते वक्त पात देता है, एक गॉर्प के सामने। मैंने उस पर निशाना साधा और सीधे उसके शरीर के बीच में गोली चला दी। गोली उसमें घुसी नहीं, बल्कि गोली का असर थौक जैसा हुआ। जब गोली लगी तो धूल और फर का एक गुच्छा उड़ा, और किस्मत देखो, उस गॉर्प ने सच में झटका खाया। मैं खून देखने का इंतजार कर रहा था, लेकिन शायद ये गॉर्प्स इतने गंदे, पिस्सुओं से भरे फर के ढेर से ढके होते हैं कि उनकी खराब सफाई ने उन्हें प्राकृतिक बॉडी आर्मर दे दिया है, क्योंकि मुझे एक बूंद खून नहीं दिखा। वो पीछे हटा और उसने मेरी तरफ गुर्राने की आवाज की, एक गहरी गुर्राहट जिसने मेरी आंतों को यह एहसास दिला दिया कि वो एक चेतावनी थी, क्योंकि वो अब एक दीवार बनाने लायक ईंटें पैदा कर रही थीं। मैंने बोल्ट चलाया और दूसरी गोली चलाई, इस बार उसके बदसूरत स्लॉथ भालू हाथी जैसे चेहरे पर। इस बार गोली ने थौक की आवाज की और उसके बाईं ओर जमीन पर जा लगी, क्योंकि वो उसकी खोपड़ी से टकराकर उछल गई। वो चीज वहीं खड़ी मुझे घूर रही थी, जैसे इतनी बेवकूफ थी कि ये नहीं समझ पा रही थी कि वो नाले में खड़े होकर मेरा चेहरा पकड़ सकती थी, जबकि मैं उस पर बेकार की गोलियां चलाता रहा। मैंने उसे चिल्लाकर डराने की कोशिश की और तीसरी गोली किसी भी दिशा में चला दी। गॉर्प या गोर्थ या बड़ा भालू जो भी था, उसने चारों पैरों पर आकर मेरी तरफ झपट्टा मारा। फिर मैंने A+ वाला रिएक्शन दिया और चुपके से खिसक गया। काम कर गया। मैं वहां तब तक खड़ा रहा जब तक आसमान नीले से नारंगी नहीं हो गया। फिर होश आया और मैंने पीछे हटते हुए घर की ओर कदम बढ़ाए। जब मैं वापस पहुंचा तो मैंने पिताजी को यह कहानी सुनाई। वो शायद मुझसे बड़े भालू की गंध सूंघ सकते थे, इसलिए झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। जब मैंने उन्हें यह बताया कि ये बड़े भालू असल में क्या थे, तो उन्होंने मुझ पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। फिर वो गुस्से में आ गए, दरवाजे बंद करके ऊपर बैठ गए और मेरे पूरे विजिट के लिए वहीं डेरा डाल दिया।
अजीब बात यह थी कि जितना डरे हुए वो थे और जितना अजीब मुझे लगा कि वो इतने डरे हुए हैं, मैं खुद बिल्कुल नहीं डरा था। मुझे ये बहुत अच्छे से याद है। मेरे अंदर डर का कोई एहसास नहीं था। शायद मैं बस बहुत जिज्ञासु था, क्योंकि अगर मैं डर गया होता तो वहां से भाग जाता और शायद अभी तक किसी गॉर्प की साल भर पुरानी पॉटी के अंदर से ये टाइप कर रहा होता। मेरे ख्याल से वो एड्रोल जो मैंने खाई थी, उसने मुझे डर कर मां के पास भागने के मोड़ में जाने से रोक दिया था। खैर, इस तरह मैं एक गॉर्प से मिला और जिंदा बच गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।